बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ साथियों, RxCSS सीरीज़ का आज हम तीसरा लेक्चर शुरू करेंगे। मुझे उम्मीद है कि लेक्चर नंबर 1 और 2 आप तक पहुंच चुके होंगे और आप उनकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। आइए लेक्चर नंबर 3 को देखते हैं। लेक्चर नंबर 3 में आज जो हम कवर करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि बेसिक परमिशंस आप किस तरीके से फाइल्स और फोल्डर्स पर लगा सकते हैं। देन हम बात करेंगे ओनरशिप और एट्रीब्यूट्स की। फिर हम मैनेजमेंट ऑफ सर्विसेज पढ़ेंगे, स्टार्ट स्टॉप करना, सर्विस से मुतल्लिक कुछ ट्रबल शूटिंग, और देन हम बात करेंगे कुछ बेसिक ट्रबल शूटिंग टेक्निक्स। आज का लेक्चर इस लिहाज से भी कुछ डिफरेंट होगा क्योंकि इसमें तकरीबन वो तमाम बातें कवर की जाएंगी जो कि फ्यूचर पर्सपेक्टिव से किसी भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए बड़ी कीमती हो सकती हैं, ख़ासतौन बेसिक ट्रबल शूटिंग करना। आइए चलते हैं ताकि हम इस लेक्चर को मज़ीद आगे ले जा सकें। इस वक्त हम रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स में एज अ रूट मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि परमिशन फाइल्स पर और फोल्डर्स पर अटैच की जाती हैं। फाइल पर लगाए गए परमिशन फाइल की एक्सेस, रीड या राइट ब्लॉक करने या अलाउ करने के काम आते हैं। फोल्डर के परमिशन फोल्डर की एक्सेस, फोल्डर के कंटेंट्स लिस्ट डाउन करना या उनको ब्लॉक कर देना, या उनके अंदर राइट और रीड के परमिशन, ये तमाम ऑप्शन जो है फोल्डर के अंदर लगाए जाते हैं कि क्या आप नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं, क्या आप एग्जिस्टिंग फाइलों को लिस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये सारे मैटर परमिशन में हैंडल किए जाते हैं। अब लिनक्स में परमिशन लगाने के दो तरीके हैं। फर्स्ट मेथड जिसे हम बात करते हैं वो है सिंबॉलिक मेथड। 3 परमिशन की किस्में हैं। रीड, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है R से, देन राइट जिसको प्रेजेंट करते हैं W से, और देन एग्जीक्यूट जिसको प्रेजेंट किया जाता है X से। RWX ये 3 परमिशन बनते हैं। अगर हम RWX याद ना रखें तो फिर इनका न्यूमेरिकल मेथड है जिनसे इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। रीड के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू है 4, राइट के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू है 2, और एग्जीक्यूट के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू है 1, और ये टोटल मिलाकर बन जाता है 7। जब भी किसी सिस्टम में आपके पास 7 का परमिशन लगाएंगे तो इससे मुराद ये है कि उस पर्टिकुलर यूज़र या ग्रुप को मुकम्मल राइट्स हासिल हैं किसी भी पर्टिकुलर फाइल पे। मज़ीद मैं आपको इसको क्लियर करता हूँ। आप ls-l करें। अब ज़रा इस लिस्टिंग को देखिए। जो सबसे पहला कॉलम है, ये वाला कॉलम, ये यहाँ डैश है। अगर पहले कॉलम में डैश लगा हुआ हो तो इससे मुराद ये कि ये एक फ़ाइल है। अगर यहाँ पर डी लगा हुआ हो तो इससे मुराद है कि ये डायरेक्टरी है। और अगर यहाँ पर एल लिखा हो, स्मॉल एल, इससे मुराद ये है कि ये कोई सिंबॉलिक लिंक है या शॉर्टकट है। इस डैश के बाद अगर आप इस ऑप्शन को देखें, ये है RWX, रीड राइट एग्जीक्यूट। आप ये देखें, ये 3 बार लिखा है RWX, देन R-X, देन R-X। जो पहला परमिशन है RWX, ये कहलाते हैं ओनर परमिशन। जो सेकंड परमिशन RWX है, ये कहलाते हैं ग्रुप परमिशन, और जो थर्ड है RWX, ये कहलाता है अदर परमिशन। इससे मुराद ये है कि जो भी फाइल का ओनर और ग्रुप है उनके पहले 2 कॉलम है, और इनके अलावा अगर किसी को आपने स्पेसिफिक ऑप्शन देने हैं तो वो ये थर्ड वन। नेक्स्ट कॉलम पर आएँ, जो पहला यूज़र नेम लिखा हुआ नज़र आएगा ये फाइल का ओनर होता है। जो दूसरा आपको लिखा हुआ नज़र आए ये उसका ग्रुप होता है। हम अभी एग्जांपल्स में ये जाकर देखेंगे कि इन सेटिंग्स को आप किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक बात करता हूँ ls/home की। होम डायरेक्टरी में 2 फोल्डर मौजूद हैं, अमजद और जावेद के।
अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये बात भी समझाता जाऊँ कि RWX रीड राइट एंड एग्जीक्यूट, इससे मुराद ये है कि ये वैल्यू है 7 की। नेक्स्ट आप देखें R-X, अब R के मैंने आपको बताया 4 मार्क्स हैं और X का 1 मार्क्स है, तो ये 4 + 1 बनता है 5 और R एंड X अगेन 5। तो जब मैं परमिशन लगाऊंगा तो इससे मुराद ये है कि ये RWX, R-X और R-X कहलाएगा। इट इज़ इक्वल टू 755। इस तरीके से हम परमिशन अटैच कर सकते हैं। इट इज़ इन अ सिंबॉलिक वे एंड दीज आर इन द न्यूमेरिक वे। मैं आमतौर पर न्यूमेरिक अप्लाई करना आसान समझता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन में आपको आसानी हो जाती है और फिर हर एक नंबर एक रिस्पेक्टिव पूरे ग्रुप को शो कर रहा होता है। बट आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे न्यूमेरिक लगाएं चाहे सिंबॉलिक लगाएं। चीज़ आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी है। हम करते ये हैं कि हमारे पास एक फ़ाइल है, दिस इज़ test.txt। मैं इसको जावेद की डायरेक्टरी में कॉपी कर देता हूँ। मैं कहता हूँ cp test.txt to /home/जावेद। अब मैं करता हूँ su-जावेद, जावेद के यूज़र से लॉगिन करता हूँ और ls करता हूँ। देखें test.txt आ गई। क्लियर करें स्क्रीन को और लॉन्ग लिस्टिंग लें ls-l। अब अगर आप ये देखें तो इस डायरेक्टरी में जितनी भी फाइलें हैं उन तमाम का ओनर भी जावेद है और उसका ग्रुप भी जावेद है। लेकिन ये जो फाइल हमने अभी भेजी है test.txt, इसका ओनर ना तो जावेद है और ना इसका ग्रुप है जावेद, बल्कि अगर आप इसमें गौर करें तो इसमें सिर्फ एक परमिशन मिला हुआ है, दैट इज़ रीड परमिशन। आप इसको vi करके देख लें, vi test.txt एंटर करें और कुछ टाइप करने की कोशिश करें। आई प्रेस करें। आप जैसे ही आई प्रेस करेंगे आपको वार्निंग शो की जाएगी, चेंजिंग अ रीड ओनली फाइल। ओके, क्यू लगाएं, एक्सक्लेमेशन लगाएं, यानी कि विदाउट एनी सेविंग डिफ़ॉल्ट पे आए, हम वापस आ जाते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि यूज़र जो है हमारे पास उसमें एक राइट का परमिशन ऐड हो जाए। अब मुझे ये मालूम है कि ये फ़ाइल रूट की है और ग्रुप भी रूट का है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जावेद को इस पर एक्सेस मिल जाए। मैं इसमें अमेंड करूँगा, मैं कहूँगा chmod o+w, ओ फॉर अदर। ये अदर परमिशन है, ये ना यूज़र परमिशन है, ओनर का परमिशन है, ना ग्रुप का परमिशन। दिस इज़ फॉर अदर। अदर मैंने कहा chmod o+w test.txt एंटर करें। जी जनाब, परमिशन नहीं मिली। अब आप ये देखें कि आपको वो क्या शो कर रहा है, ऑपरेशन नॉट परमिटेड। ऑपरेशन नॉट परमिटेड क्यों शो किया गया? क्योंकि इस फाइल का ओनर जो है वो रूट है, उसका ग्रुप भी रूट है। इससे मुराद ये है कि इसका परमिशन सिर्फ और सिर्फ रूट चेंज कर सकते हैं। सो वापस आते हैं रूट के लिए, बल्कि मैं आपकी आसानी के लिए इस तरह करता हूँ कि एक कंसोल विंडो और खोल देता हूँ। यहाँ पर ls-l करके पहले देख लें, cd/home/जावेद। जी ठीक है जनाब। अब हम रूट में आते हैं और मैं कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ कि cd/home एंड जावेद, ls-l करें। अब मैं कहता हूँ कि chmod o+w टू test.txt एंटर करें और ls-l करें। अब आप देखें वाज़ेह फ़र्क है, इसको राइट का परमिशन भी मिल गया है जो कि पहले नहीं था। इस तरफ आ जाए, जावेद में जहाँ लॉगिन है, ls-l करें। जी अब आप देख सकते हैं यहाँ पर टेस्ट को सिर्फ आर का परमिशन था, अब हमने लिस्टिंग किया तो ये RW है। अब vi करें, test.txt एंटर करें, आई दबाएं, देखें किसी किस्म की वार्निंग नहीं आई। हम कहते हैं अपडेटेड बाय जावेद। एस्केप करें, कॉलन WQ करें
और फाइल सेव हो गई। स्क्रीन क्लियर करें, ls-l अगेन करें जी। इस फाइल का साइज आप देखें, दिस इज 56 बाइट्स, यहाँ पे देखें इट वाज 38 बाइट्स। सो हम ये देख सकते हैं कि chmod के थ्रू आपने इसकी परमिशन चेंज कर। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि रूट के अलावा सबके परमिशन रिवोक हो जाएं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे सिर्फ लिखा है RW मीन रीड राइट। R के हैं 4 मार्क्स, W के 2 मार्क्स, इस मीन ये परमिशन बना 6। डिमॉन्स्ट्रेट करूँ, मैं चाहता हूँ रूट के अलावा सब रुक जाएं। मैं लिखूँगा आसानी के लिए, मैं सिम्बॉलिक न्यूमेरिक लिख देता हूँ, chmod 600। 6 से मुराद रूट के परमिशन, 0 से मुराद ग्रुप के, अगले 0 से मुराद अदर के। एंटर करें और ls-l करें। अब आप देखें हर किस्म के परमिशन टेस्ट पर से हट चुके हैं। हम काम करते हैं vi test.txt और ये देखें आपका मैसेज क्या आया, यू हैव गॉट द मैसेज दैट परमिशन हैज बीन डिनाइड। सो दिस इज हाउ कि आप परमिशन अमेंड कर सकते हैं। अब अगला मसला ये आता है कि यार ये परमिशन आपके अपडेट कैसे होते हैं, या ये परमिशन अथराइज कहाँ से होते हैं। परमिशन अथराइज आपको किए जाते हैं, एक वेरिएबल है जिसका नाम है umask। एंटर करें, umask आपके सामने शो हो जाएगा। किसी भी वैल्यू के मौके पर जब आप काम ये करना चाहें कि आप फाइल के परमिशन चेक करना चाहते हैं, तो आप umask में से 666 के अंदर से वैल्यू रिमूव कर देंगे। जो आपके सामने वैल्यू आ रही है तो आपके सामने यूज़र का परमिशन बन जाएगा। और अगर फोल्डर है तो आप 777 में से माइनस करेंगे 22। umask सेट कहाँ होता है, umask/@/प्रोफाइल की वैल्यू में आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। और डिफ़ॉल्ट umask अगर आप अमेंड करें तो इट इज़ टोटली ऑन योर ओन डिस्क्रिप्शन। अब मैं एक बात करता हूँ कि आपके सामने कोई परमिशन आएगा तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि डिफ़ॉल्ट परमिशन कैसे कैलकुलेट होंगे। क्या अगर आपके पास फाइल है, इफ़ यू हैव अ फाइल, तो देन 666 माइनस umask ये परमिशन बनेगा। अगर आप इसको गौर से देखें, ऊपर 66 है तो ये बनता है 666 माइनस 022 विच इज़ इक्वल टू 644। इससे मुराद ये है कि रूट के रीड राइट की परमिशन, ग्रुप के रीड परमिशन और अदर के भी रीड परमिशन। अगर आप गौर करें तो जब मैंने फाइल कॉपी की थी तो यही परमिशन थे जो आपको शो हो रहे थे। इन द सेम वे अगर फोल्डर है तो देन 777 माइनस 022 विच विल बी इक्वल टू 755। तो किसी भी लेवल पर आप umask पहले चेक कर लें। umask में से आप फाइल के केस में 666 में से माइनस कर दें, फोल्डर के केस में 777 में से माइनस कर दें। सो यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट परमिशन दैट आर नीडेड बाय दैट शैल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन योर यूज़र, जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहोगे। नेक्स्ट चीज़ ये आती है कि हमने chmod के थ्रू यूज़र का प्रॉपर्टीज़ को तो अमेंड कर लिया। नेक्स्ट मैंने को बताइए कि ऑनर परमिशन होते हैं। अब किसी भी फाइल या डायरेक्टरी की ऑनरशिप लेने का क्या तरीका होता है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर परमिशंस का आएगा और एक क्वेश्चन ज़रूर आपको ओनरशिप का आएगा। सो ओनरशिप को हैंडल करते हुए जो है थोड़ा ध्यान से काम कीजिएगा। ओनरशिप में एक जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है और जो मुझे भी आया है वो ये है कि ओनरशिप जब आप किसी फोल्डर के ख़ास तौर पर ट्रांसफ़र करें तो उसके लिए रिकर्सिव स्विच ज़रूर यूज़ करें। मैं एक आसान सी एग्जांपल आपको बता देता हूँ। से अभी हम ls-l करें तो आपके सामने इसके परमिशन लगे हुए root. मैं ये परमिशन जावेद को दे देना चाहता हूँ। मैं लिखूँगा chon जावेद जावेद किस पे, test.txt पे। एंटर करें और ls-l करें।
अब देखें इसकी परमिशन उसने ओनरशिप और सारी चीज़ें जावेद को ट्रांसफ़र कर दी हैं। वी आई टेस्ट डॉट टी एक्स टी, सॉरी जावेद का यूज़र ये है, हम कहेंगे वी आई टेस्ट डॉट टी एक्स टी, और आप देखिए फाइल अब खुल गई है। लास्ट टाइम आपको याद है ये फाइल बंद हो गई थी, लेकिन क्योंकि हमने अब ओनर चेंज कर दिया है तो ये यूज़र देखें इस फाइल को ओपन भी कर सकता है और अब अमेंड भी कर सकता है। तो दिस इज़ द ओनरशिप। जो चैलेंज आएगा भाई मेरे वो ये है कि आपके सामने से एक फ़ोल्डर बन गया है और फोल्डर पे आपने ओनरशिप चेक करनी है। तो माय डियर्स, आप लोग ch ओन के साथ -r का स्विच ज़रूर लगाइएगा। रिकर्सिव क्या करेगा, और ये फोल्डर के ऊपर लाजमी लगाना है। रिकर्सिव ये करता है कि फोल्डर के अंदर जो चाइल्ड फोल्डर्स भी बनते हैं उनकी ओनरशिप उस यूज़र को दे देता है जिसकी आपने ओनरशिप कही होती है। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो करंट फोल्डर पर तो ओनरशिप चेंज हो जाएगी, लेकिन जो आने वाले फोल्डर हैं उस पर ओनरशिप चेंज नहीं होगी, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि आपकी कमांड फेल हो जाएगी। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा कहना आपको काफ़ी हो जाएगा, और आप इसको जब भी फोल्डर बनाएंगे तो उसकी परमिशन आपने -r के स्विच से देनी है। आप सिंटैक्स सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे आपके फोल्डर नेम आ जाएगा, दैट शैल बी एनफ, और आपकी वो परमिशन जो है वो एग्जैक्टली बाइंड हो जाएगी। परमिशन के अलावा एक और है, दैट इज़ द ग्रुप। आप चाहें तो ग्रुप परमिशन भी चेंज कर सकते हैं, दैट इज़ गेन थ्रू द CHGRP कमांड के थ्रू आप ग्रुप ऑनरशिप चेंज करवा सकते हैं। और जिस तरह ये ग्रुप ऑनर है, मैं आपको सिंपल सी बात करूँ, दिस इज ग्रुप, ठीक है। तो ये ग्रुप की ऑप्शन जो है ये आप अमेंड करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CHGRP कमांड। CHGRP की एग्जांपल मैं आपको किस तरह दे सकता हूँ। हमने सिस्टम पे दो यूज़र बनाए हैं, एक अमजद है और एक जावेद है। से ये जो test.txt फाइल है, मैं इस पे ग्रुप परमिशन अमजद के लगाना चाहता हूँ। मैं लिखूँगा CHGRP अमजद ऑन विच ऑन test.txt AMJAD अमजद। क्लियर करें स्क्रीन को, ls-l करें जी। अब आप देख सकते हैं कि ग्रुप जो है वो अमेंड हो गया है। अमजद से मुराद ये है, मैं आसान एग्जाम्पल देता हूँ कि ग्रुप है अकाउंट्स के ग्रुप के जितने भी मेंबर होंगे उन तमाम को इस फाइल पे एक्सेस मिल जाएगा। सेम वे जो लोग अमजद के ग्रुप के मेंबर होंगे, अगर वो अमजद खुद ही है तो वो इस फाइल पर परमिशन हासिल कर लेगा, रीड राइट कर लेगा। लेकिन रीड राइट के परमिशन भाई इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर देखें मैंने रूट के अलावा बाकी सबके परमिशन डिनाई किए होंगे। तो अमजद चाहे आ भी जाए तो इस फाइल पर कुछ नहीं कर सकता। दोबारा ग्रुप चेंज कर देते हैं, डिफ़ॉल्ट पे ले आते हैं, क्योंकि मैंने बाद में भी आपको कभी टेस्ट करवाना है। उस टाइम एम्बेरसमेंट ना हो। CHGRP जावेद एंटर करें, ls-l करें, और हमारा जो ग्रुप का परमिशन है वो वापस आ गया। अच्छा, अब अगली मसला ये होता है कि बाज़ों का फाइल रिमूव हो जाती है, गायब हो जाती है, और गलती से हो जाता है। आपने कमांड से, आपने वाई का स्विच लगाया RM, जिस तरह लास्ट टाइम आपको कमांड बताइए RM से, और वो उसने आपसे पूछा नहीं और सब कुछ उड़ा दिया। अब आप चाहते हैं कि कोई ऐसी कमांड हो कि एक्सीडेंटल डिलीशन से बचा जा सके, तो उसके लिए जो हम कमांड यूज़ करते हैं दैट इज़ चेंज एट्रीब्यूट, CHATTR। चेंज एट्रीब्यूट क्या करता है कि ये आपकी फ़ाइल का एट्रीब्यूट इस काबिल कर देता है कि उसको फिर रिमूव नहीं किया जा सकता, इवन उसे फिर रूट यूज़र भी रिमूव नहीं कर पाएगा। चेक कर लेते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इस तरफ आ जाता हूँ, ls-l करता हूँ। अब मैं काम करता हूँ, लिखूँगा CHATTR चेंज एट्रीब्यूट प्लस I, कौन सी फाइल, test.txt, एंटर करें। G, when setting flags on operation not permitted when setting flags on test1। ज़रा जनाब रूट को ट्राई देते हैं, R, दिस इज test.txt, एंटर करें।
और मैं मिस कर गया, दिस इज प्लस आई, ls डैश एल करें। जी, परमिशन लगाने के बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप चेक कर लें कि क्या इसको ये परमिशन लगा भी है कि नहीं। तो ls एट्रीब्यूट एंटर करें, आप देखें कि .txt के साथ एक ऑप्शन ऐड हो गया, दैट इज आई। अब इसको रिमूव करने की कोशिश करें, आप लिखें rm test.txt, एंटर करें, यस करें जी। तो अब ये देखें कि रूट भी इसको रिमूव नहीं कर पाएगा। तो इट्स अ टाइप ऑफ कॉशन जो आप एहतियात के तौर पर क्रिटिकल फाइल को स्विच लगा सकते हैं। हटाना हो स्विच, हम कहेंगे ch एट्रीब्यूट -i और फाइल का नाम था test.txt, एंटर करें और दोबारा ls एट्रीब्यूट करें, फाइल अब रिमूव हो जाएगी। मैं कह देता हूँ rm test.txt, एंटर करें, यस करें, ls डैश एल करें। अब आप देखें फाइल डिलीट हो गई है। तो ये एक मेथडोलॉजी है जिसके थ्रू आप इस फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं एक्सीडेंटल डिलीशन के खिलाफ। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ, वो है रिगार्डिंग द सर्विसेज। सर्विसेज आपके सिस्टम पर कंटिन्यूसली रन करती हैं और इनके ज़िम्मे मुख्तलिफ काम होते हैं। जिस तरह आसानी से मैं बात करता हूँ कि वेब सर्विस है, आपका HTTPD चल रहा होता है और आपको वेब पेजेस मिलते हैं। FTP की सर्विस है, मेल की सर्विस है, पॉप सर्विस है, ये सारी सर्विसेज हैं। पहली बात तो ये कि सर्विसेज सारी हैं कहाँ पे। ये सर्विसेज आपको मिलती हैं cd/etc init.d में, ls करें, ये सारी सर्विसेज मौजूद हैं। अच्छा, आप किसी सर्विस के अंदर जाकर देखना चाहिए कि लिखा क्या है इस फाइल में। मैं कह देता हूँ उससे कौन सी ले लें, SSHD ले लेते हैं, एंटर करें। ये SSHD फाइल की तमाम कोडिंग है। सोर्स फंक्शन लाइब्रेरी आपको नज़र आएगी, फुल इंस्टेंस कॉन्फ़िग सेटिंग्स हैं। उसके अलावा ये फ़ाइल पड़ी कहाँ है, असल में जिसको रन किया जाना है, वो तमाम एंट्रीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। सर्विस बनाना एक डिफरेंट टॉपिक है, इसको हम बाद में भी किस टाइम पे देख सकते हैं, क्योंकि पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं है, लिहाजा हमें सर्विस लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें ज़रूर पता होना चाहिए कि ये जो सर्विसेज लिखी गई हैं बेसिकली ये रेड हैट का फीचर है जो उन्होंने हमारी आसानी के लिए पैदा कर दिया है, ये इन फाइल्स को बना दिया है। अगर आप डेबियन या उबंटू में कहीं जाएं तो आपको उसके लिए प्रॉपर वे में काम करना पड़ता है। ये सर्विसेज स्टार्ट स्टॉप की कमांड आपको वहाँ नहीं मिलेगी, दिस इज़ पार्ट ऑफ रेड हैट। सर्विस को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए क्या किया जाता है, हम कमांड लिखते होते हैं कि सर्विस से मैं मेरे पास नेटवर्क की सर्विस चल रही है, मैंने कुछ बहुत ही लिमिटेड काम किया हुआ है। देखते हैं जी कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो आसानी से, कप्स की सर्विस चल रही होगी। लेट्स सी, मैं कहता हूँ सर्विस कप्स स्टेटस जी रनिंग है सर्विस। मैं कह देता हूँ इसको कि जी स्टॉप हो जाओ, स्टॉप हो गई, और मैं कहता हूँ स्टार्ट हो जाओ, स्टार्ट हो गई, स्टेटस कर दूँ, चल रही है सर्विस। तो ये एक तरीका है सर्विसेज को देखने का। अब मसला ये है कि लिनक्स में 6 रन लेवल होते हैं। सर्विसेज किस किस रन लेवल पे चलेंगी, किस पे नहीं चलेंगी, ये बात अगर आपने चेक करनी तो इसके लिए कमांड है दैट इज चेक कॉन्फ़िग डैश लिस्ट। अगर आप डैश लिस्ट करोगे ना, इससे सारी सर्विसेज आ जाएंगी। जैसे ये देखें सारी आ गई। मैं कहता हूँ नहीं, मुझे चाहिए है कप्स की, कप्स एंटर करें। ले जी कप्स, कप्स क्या करेगी, कप्स में जनाब रन लेवल 2 पे, 3 पे और 4 पे और 5 पे ऑन होना है। कप्स है दिस इज़ द प्रिंटिंग सिस्टम ना, जो आपकी प्रिंटर सर्विस है, ये बेसिकली कप्स से चल रही होती है। कप्स अगर रन कर रहा होगा तो आपका प्रिंट सर्वर अवेलेबल होगा, कप्स बंद है तो प्रिंट सर्वर आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि ये सर्विस ना ही चले तो अच्छी बात है। मैं कहूँगा
और जब सिस्टम रीबूट करे और हमेशा के लिए अप्लाई हो जाए तो फिर आप चेक कॉन्फ़िग यूज़ करेंगे। एक बात ध्यान में रखिएगा कि सर्विस की कमांड सर्विस को रन टाइम पे चलाने बंद करने के लिए है। अगर आपने सर्विस को स्टार्ट करना है सिस्टम के ऑन होते ही किसी खास जगह पे, तो फिर आप उसकी चेक कॉन्फ़िग यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ना, चेक कॉन्फ़िग कप ऑफ। अब मैं जब करूँगा ना लिस्ट, देखिए सारे रन लेवल ऑफ हैं। मैं कह देता हूँ जनाब कप्स ऑन, चेक कॉन्फ़िग लिस्ट करूँ। ये वो रन लेवल है जो डिफाइंड है। मैं कहता हूँ नहीं, सिर्फ रन लेवल 3 और 5 पे चले, बाकी किसी पे ना चले। मैं कहूँगा चेक कॉन्फ़िग डैश डैश लेवल 3 5 कप्स ऑन। इससे मुराद ये है कि वो लेवल नंबर 3 और 5 पे किसको रन करे, कप्स को मैं एंटर करता हूँ। अब मैं चेक कॉन्फ़िग जब करूँगा ना कप्स को, देखें सिर्फ, जी जनाब कमांड थोड़ी सी शायद मैं गड़बड़ा गया हूँ, आई हैव टू रीचेक। अच्छा जी, अब मैं आपको कुछ समझाता हूँ। शायद कमांड में कोई प्रॉब्लम है, मैंने कमांड एग्जीक्यूट की और वो सही तरह नहीं चली। देन मैंने स्ट्रेटजी ये यूज़ की कि सबसे पहले मैंने उसको ऑफ करवाया 3 एंड 5 पे, आप देखिए 5 ऑफ हो गया। देन 2 और 4 पे ऑफ कराया, इसलिए वो तमाम पे ऑफ हो गया। जब मैंने उसको उसके बाद कहा है 3 एंड 5 पे, तो कमांड ने रिज्यूम कर लिया। इस तरह के मसाइल आ जाते हैं, तो आप लोगों ने ज़रा प्रैक्टिस करते रहनी। दैट्स वाई मैं तवज्जो देता हूँ आपको कि प्रैक्टिस करें, ताकि रन टाइम पे इस किस्म के मसाइल को ज़रा जल्दी आप कैटर फॉल कर लें और आपको कोई इशू ना खड़ा हो। अच्छा, दूसरी बात इसमें ये समझने वाली और याद रखने वाली है, वो ये है कि पेपर में आपसे ये कहा जाएगा कि जी सर्विस को इस तरीके से कॉन्फ़िगर करें कि वो मशीन रिबूट होने के बाद भी चलती रहे। तो वहाँ पर ये चेक कॉन्फ़िग की कमांड आपके काम आएगी। अगर आपने सर्विस को इस्टेब्लिश कर लिया, बना दिया, चला दिया और आपने उसको चेक कॉन्फ़िग नहीं किया, तो मेरे दोस्तों रिबूट होने के बाद वो सर्विस नहीं चलेगी और डेफिनेटली आपके नंबर कट जाएंगे। और पास मार्क्स मेरा ख्याल है काफ़ी ज़्यादा हैं। आप लोग भी एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, मैं भी एग्ज़ाम में अपीयर होकर देख चुका हूँ। बहुत महंगा एग्ज़ाम होता है और इस किस्म की छोटी छोटी गलतियाँ आपको खामखा पास होने से रोक सकती हैं। सो बी वेरी केयरफुल और पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। एक एक लाइन की कमांड है, अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की हुई है, आपका जहन हाजिर है, तो ये मामूली बातें आपको लगेंगी और आप आसानी से इनसे गो थ्रू कर देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिक ट्रबल शूटिंग की। देखें, कभी भी कोई मसला आपके पास आएगा ना, तो आपको ये नहीं कहा जाएगा कि एग्जैक्ट एरर क्या आ रहा है, क्योंकि जितने भी यूज़र्स होते हैं वो ट्रेंड लोग नहीं होते। आपको से वो ये कह सकते हैं कि ये सिस्टम स्लो हो गया, जी मेरा काम नहीं चल रहा। आपने इमीडिएटली ये चेक करना है कि वो जिस सर्वर पर ये मसला आपको कह रहे हैं, वो सर्विस यूज़ किस काम के लिए हो रहा है। क्या वो वेब सर्वर है, क्या वो FTP सर्वर है, क्या वो मेल सर्वर है, कौन सा सर्वर है, और प्लस जो यूज़र आपसे कंप्लेंट कर रहा है वो कौन सी सर्विस यूज़ कर रहा है। ये बात अगर आपको क्लियर होगी तो आप बड़ी जल्दी मसले तक पहुंच जाएंगे। जो तरीक़ाकार मैं अडॉप्ट करता हूँ और मोस्ट सिस एडमिन्स को रिकमेंड करता हूँ, वो ये है कि नंबर 1, मैं ये एडिटर खोलता हूँ, फाइल का नाम कुछ भी रख लें। मैं सबसे पहले उन्हें कहता हूँ कि जनाब आली, आप ये मालूम करने की कोशिश करें कि मसला क्या है, व्हाट इज़ एरर, जो कि यूज़र को शो हो रही है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि हो सकता है आपने किसी साथी को या किसी जूनियर को राइट्स डेडिकेट किए हुए हों सर्वर पे अमेंडमेंट्स करने के, तो ये मालूम करने की कोशिश करें कि लास्ट एक्टिविटी सर्वर पर क्या हुई थी, आइदर इट इज़ ऑन सर्वर और वर्क स्टेशन। बाद अगर हमने ये भी देखा है कि लोग शोर सर्वर पर मचा रहे होते हैं, मतलब वर्क स्टेशन पे होता है। तो ये दोनों बातें चेक कर लें कि लास्ट एक्टिविटी क्या की गई थी और कहाँ की गई थी, सर्वर पे की गई थी या वर्क स्टेशन पे की गई थी। देन लोगों से भी पूछ लें, आपके साथियों से भी मौजूद होंगे कि
मैक्सिमम क्या मसला बन सकता है, लोग मुख्तलिफ बातें करेंगे, आपने अपनी इंटेलिजेंस से अपने नॉलेज से गैदर करना है। अगर आपको मसला पता लग गया तो फिर आपने उसके जनाब R&D करनी है, छोटा सा कोई सॉल्यूशन निकालने पे। और सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे अच्छी R&D जो हो सकती है मेरे दोस्तों वो है इंटरनेट। मैं ये कंसेप्ट रखता हूँ कि जो काम मैंने आज किया है ये काम मुझसे पहले भी हज़ारों लोग कर चुके हैं और मेरे बाद भी इसको करोड़ों लोग करेंगे। सो मुझे इंटरनेट से फ़ौरन हेल्प लेनी चाहिए। अगर मैं मसले तक पहुँच गया हूँ और उसका हल नहीं मिल रहा तो इंटरनेट इज़ द बेस्ट प्लेस टू फाइंड आउट द बेस्ट सोल्यूशन। सोल्यूशन मिल गया तो क्या करें, उसको स्टडी करें, डिप्लॉय करें, टेस्ट करें, और उसके बाद जो ख़तरनाक काम है सिमुलेट अगेन, दोबारा गलती करके देखें। और भाई मेरे लाइव सर्वर पर गलती ना कर दीजिएगा, एक VM बना के उस पर गलती कीजिएगा ताकि आपको डांट ज़रा कम पड़े, और अगर किसी का भाई बोनस लटका हुआ है तो वो मज़ीद ना लटक जाए। ठीक है जी। अच्छा, अब अगली बात ये है कि आपको मेन इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ से मिल सकती है। आपने अगर इंफॉर्मेशन गैदर करनी है तो आपको वार लॉग मैसेज में से बहुत कुछ मिल जाएगा। वार लॉग में है, ऑडिट में है, ऑडिट लॉग में से मिल जाएगा आपको बहुत कुछ। और अगर फायरवॉल इधर उधर के मसले हो सकते हैं तो वार लॉग सिक्योर में चले जाएं, वहाँ से मिल जाते हैं। अगर वेब सर्वर चल रहा है तो स्लैश वार लॉग में मेरा ख़्याल है HTTP का लॉग होता है, आपको मेल का लॉग भी वहीं से मिल जाएगा, आपको FTP का लॉग भी वहीं से मिल जाएगा। और अगर कोई कस्टम सर्विस चला रहे हैं तो भाई जिसका सॉफ्टवेयर चल रहा है उससे पूछो कि सॉफ्टवेयर लॉग्स कहाँ बनाता है, आपको ये लॉग्स वहाँ से मिल जाएंगे। जिस तरह मैं कई इन्वायरमेंट्स में टॉमकैट भी यूज़ करता हूँ तो टॉमकैट की अपनी लॉग फाइल बनती है जो उसके अपने फोल्डर्स में होती है, आप वहाँ से उसको लोकेट कर सकते हैं। सो इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन सर्विस टू सर्विस और ऑप्शंस टू ऑप्शंस। फिर आप ये भी देख सकते हैं कि अगर ये सब कुछ ठीक है तो कहीं ये तो नहीं है कि कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन जो है वही CPU का टाइम खाई जा रही है, उसके ऊपर उसने चढ़ाई की हुई है, CPU का नाश लग रहा है, तो आप उसके लिए टॉप भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको टॉप से पता लग जाता है कि कौन गड़बड़ कर रहा है तो आप रीनाइज के थ्रू, आपको शायद याद हो, रीनाइज के थ्रू आप उनके प्रायोरिटीज़ चेंज कर सकते हैं ताकि मुझसे मसाइल ना हो। आपको PS जो है वो बता सकता है कि प्रोसेसेस आपके कौन कौन से चल रहे हैं। अगर आपको मसला आ रहा है कि आपका स्पेस आउट हो रहा है तो वो आपको df -ah की कमांड से पता चल सकता है। आपको इंटरेस्टिंग बात मैं ये बताऊं कि बाज़ औक़ात आपकी जो सर्विसेज चलना रुक जाती हैं। मुझे प्रैक्टिकली ये टारगेट हुआ टॉमकैट के अंदर स्पेशली, और स्क्विड के अंदर, कि जब उनकी लॉग फाइल्स एक हद से आगे चली जाती हैं, या स्क्विड में तो खैर ये मसला है कि अगर 2 GB से ऊपर जाए काम तो सर्विस बंद हो जाती है, चलती है रुक जाती है, उसको हम आइडेंटिफाई करके लॉग फाइल रिप्लेस करते हैं तो सर्विस चल पड़ती है। टॉमकैट के केस में उसको मेमोरी चाहिए, अगर आपका डिस्क स्पेस फुल हो गया लॉग की वजह से तो वो भी नहीं चलता। तो ये बातें भी जहन में रखनी चाहिए कि ये बात आपको सर्विस टू सर्विस, वर्किंग टू वर्किंग मिलती रहती है। रैम आप चेक कर सकते हैं फ्री की कमांड से। रैम अगर भर गई है तो आप स्वैप से एक नया फोल्डर बना लें, फाइल बना लें, आर्म तौर पर आपका स्वैप का पार्टीशन जो है वो आपको जगह दे देगा। अगर आप ये समझते हैं कि हार्डवेयर का फॉल्ट है तो आप F-disk-L के थ्रू हार्ड डिस्क चेक कर सकते हैं, उसके क्या हालात हैं क्या नहीं है। अगर कोई PCI कार्ड है तो LS PCI करके चेक कर लें स्टेटस, अगर USB है तो LS USB करके चेक कर लें। और अगर बायोस का कोई मसला है तो DMI और DEC और DMI कोड कर दें, आपको बायोस की इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बायोस की अपडेट से रिलेटेड होती हैं, ये बहुत रेयर है लेकिन ये आपकी फ़ाइल पे होना चाहिए।
अच्छा, सर्विसेज देखने का अगर GUI आपने लेना है ना तो वो है सिस्टम डैश कन्फिग डैश सर्विसेज। सिस्टम डैश कन्फिग डैश सर्विसेज की मदद से आप सर्विसेज का स्टॉप ऑन सारा काम कर सकते हैं। इसके अलावा सिस्टम मॉनिटर भी अवेलेबल होता है जो आपको GUI में मिल सकता है, आप उसे सिस्टम का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा चेक कन्फिग है, सर्विस का स्टेटस है, और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो हम आगे भी चल के करेंगे वो है कॉन्फ फाइलें, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। हर सॉफ्टवेयर की, हर सर्विस की, जिस तरह HTTP है, मेल है, FTP, इनकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं जिनमें आप जाकर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो सर्विसेज अकॉर्डिंगली परफॉर्म करती हैं, उनको भी चेक करना ना भूलिएगा। अगर आप ये काम करते रहे तो मुझे मुकम्मल यकीन है कि आप बेहतरीन तरीके से ट्रबल शूट कर सकेंगे और ज़रा जल्दी कर सकेंगे अपने में। तो यहाँ पर हम लेक्चर का ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप लोग अल्लाह हाफिज़।